नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। और आप अपनी प्रतियोगिता की यात्रा में आगे बढ़ते रहें और सफल हो जाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। हम आज भारतीय समुद्री क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और इसकी सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन मैरीटाइम इकोनॉमी एंड इट्स सिक्योरिटी। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट द initiative taken by our government for development of the Indian maritime economy and its security। भारत सरकार का पूरा मौजूदा जो भारत सरकार है, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, उसका पूरा फोकस है कि अपने देश की मैरीन इकोनॉमी यानी ये किसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी आजकल यूज की जा रही है, ब्लू इकोनॉमी, मतलब समुद्री व्यापार से जनरेट हुई इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी जो समुद्री व्यापार पर बेस्ड हो। ठीक है, उसको ब्लू इकोनॉमी भी बोलते हैं। आजकल ये टर्म बहुत प्रचलित हो रहा है। एक ब्लू रिवॉल्यूशन टर्म भी है जो कि मछलियों के उत्पादन से जुड़ा हुआ था। ब्लू नीली क्रांति वो अलग चीज़ है। ब्लू इकोनॉमी ये टर्मिनोलॉजी आजकल इस्तेमाल हो रही है कि समुद्र का सहारा लेकर या समुद्र से व्यापार करके अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाई जाए। ये क्यों जरूरी है? वो ऐसे जरूरी है कि अगर आप आज का भी समय देखें, आज का समय, तो अपने देश का 90 से 95% जो व्यापार का जो वॉल्यूम है, यानी व्यापार की जो मात्रा है, वो समुद्री मार्गों से ही होता है। ये व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है, यानी जहाज़ों के द्वारा होता है। अगर आप पूरे देश के व्यापार को अगर आप धन के तौर पर या मनी के तौर पर देखें, तो कुल व्यापारिक कीमत का 65% हिस्सा आप कह सकते हो कि समुद्री मार्ग से होता है। बाई वॉल्यूम यानी बाई आयतन, यानी ट्रांसपोर्ट किए गए सामान की अगर आप मात्रा देखें तो 90 से 95%, और अगर मनी की मात्रा देखें तो 65% वैल्यू ऑफ द मनी ऑफ द टोटल ट्रेड जो है वो समुद्री मार्गों से होता है करंट टाइम। ठीक है, तो बहुत से राज्य देश के ऐसे हैं जिनको समुद्र का असेस नहीं है, यानी जिनको तट का, जिनका संपर्क नहीं है, उनको बोलते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट्स, यानी भूमि से केवल घिरे हुए राज्य, जिनमें प्रमुख हैं राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एरिया, उत्तराखंड एरिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट पर अगर आप देखें तो वहाँ के स्टेट जो अपर हैं, अप साइड में हैं, जैसे सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, आसाम हुआ, मेघालय, नागालैंड, ये सब अगर आप देखें तो इनका भी बहुत, इनमें से मैक्सिमम स्टेट तो लैंड लॉक्ड हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी उनका भी समुद्र से कनेक्शन नहीं। तो जिन राज्यों का समुद्र से कनेक्शन नहीं होता है उनको व्यापार में, यानी आयात निर्यात के क्षेत्र में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसका सीधा असर वहाँ की इकोनॉमी पर भी होता है। तो भारत सरकार का करंट विजन कुछ ऐसा है कि इन लैंड लॉक्ड कंट्री को भी, इन लैंड लॉक्ड
स्टेट्स को भी आप सीधे, अगर भारत सरकार का विजन कुछ ऐसा है कि ये जो स्टेट्स हैं, जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, इनको भी अगर सीधे पोर्ट से जोड़ दिया जाए तो वहाँ भी आयात निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे उन स्टेट्स की भी जीडीपी बढ़ेगी, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा, यानी उनमें विकास होगा। अब जब आर्थिक संपन्नता आती है तो लिटरेसी भी बढ़ती है, क्वांटिटी वाइज नहीं बल्कि क्वालिटी वाइज भी बढ़ती है, जिसका असर सामाजिक संरचना पर साफ दिखाई देता है। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, और उससे क्या होगा कि उससे ओवरऑल देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा, जिससे कि हम धीरे धीरे विकसित देशों के करीब आ जाएंगे, या कह सकते हैं अगर कोशिश ऐसे ही जारी रहती है तो हम विकसित देशों की श्रेणी में भी आ सकते हैं। तो ये जो अम्ब्रेला प्रोग्राम है इस गवर्नमेंट का, जिसके लिए भारत सरकार बहुत ज़्यादा सिंसियर है इस समय, उसका नाम है सागरमाला प्रोजेक्ट। हम लोग इसी को डीप में पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी पहलू हैं सबकी ओर हमारी नज़र रहेगी, जिससे हमारा जो अध्ययन है, सामान्य अध्ययन है, थोड़ा बढ़त हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट। ये अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सागरमाला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का सिंपल फंडा है कि देश के सारे जो मेजर पोर्ट्स हैं, देश में 12 मेजर पोर्ट हैं और करीब 200 माइनर पोर्ट हैं, यानी छोटे पोर्ट हैं, यानी बंदरगाह समझ रहे हैं ना, बंदरगाह यानी पोर्ट, वहाँ वो समुद्र में स्थित वो इकोनॉमिक एरिया होता है जहाँ पर जहाज आते हैं पानी के और सामान लाते हैं, ले जाते हैं, व्यापारिक केंद्र होते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या ये मौजूदा गवर्नमेंट करना चाहती है कि समस्त जो राज्य हैं देश के, उनको इन पोर्टों से जोड़ना चाहती है, ताकि समस्त राज्यों को अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व तक पहुंचाने में और उसका लाभ लेने में आसानी हो जाए। कैसे? नेशनल वाटरवेज का इस्तेमाल करके। नेशनल वाटरवेज का मतलब नदियों, नहरों, इनके द्वारा सामान की सप्लाई करके फिर वो सामान पोर्ट में आए और वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाए, तो उस राज्य को बेनिफिट होगा, फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। नेशनल वाटरवेज देश में इस समय 111 नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो नेशनल वाटरवेज का इस्तेमाल करके, वाटरवेज का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? क्योंकि वाटर पर अगर आप कोई चीज़ स्लाइड करते हैं या चलाते हैं तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट इतना कम होता है कि घर्षण इतना कम होता है कि बहुत कम ईंधन लगता है सामान को ट्रांसपोर्ट करने में, माल को ट्रांसपोर्ट करने में। उतना माल अगर आप बाय रोड या बाय ट्रेन भी सप्लाई करेंगे तो आपका कॉस्ट ज़्यादा आता है। इसीलिए पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा माल ढुलाई जल मार्गों से होती है, ठीक है, वाटरवेज से होती है। तो नेशनल वाटरवेज मतलब इनलैंड वाटरवेज यानी नहरों का, नदियों का, इनका इस्तेमाल करके। दूसरा, सभी राज्यों के नेशनल हाईवेज जो हैं वो डेवलप किए जाएं या रिस्ट्रक्चर्ड किए जाएं या मेंटेन किए जाएं,
और वो इस प्रकार कनेक्टेड हों कि उनकी पहुंच एयरपोर्ट मेजर पोर्ट्स या माइनर पोर्ट्स जो हैं पास में, मतलब बंदरगाहों तक उनकी पहुंच आसान। नए नए एक्सप्रेसवेज बनाए जाएं जिससे कि तेज माल ढुलाई हो, और रेलवेज ट्रैक बनाए जाएं जो कि सीधा हर राज्य को मेजर पोर्ट से जोड़े। मतलब कुल मिला के लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी अगर ढुलाई का कॉस्ट कम हो जाएगा तो राज्यों को बहुत बड़ी राज्यों को बहुत बड़ा इकोनॉमिक गेन मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसकी ओर आज की जो गवर्नमेंट है इसका फुल फोकस है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत राज्यों में एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज और रेलवे ट्रैक और ये नेशनल वाटरवेजों का निर्माण किया जा रहा है तेजी से, क्योंकि वो एक इंटीग्रेटेड ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है जिससे कि इस देश की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, अगर ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड हो जाए अच्छे से। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी उसको बहुत अच्छा करना है। और मौजूदा गवर्नमेंट का ये भी लक्ष्य है कि ये जो पोर्ट्स हैं इनको हाईटेक किया जाए, इनको कन्वेंशनल ना रखा जाए, हाईटेक किया जाए, यानी इनको टोटली कंप्यूटराइज किया जाए, इनमें इंफॉर्मेशन का जो चैनल है बहुत स्मूथ हो, ताकि किसी भी शिप या कार्गो शिप को आने के बाद वेट ना करना पड़े, रेड टैपिंग से बचे, मतलब ब्यूरोक्रेसी से बचे, अपना काम करे निकले, ऐसा स्मूथ ट्रांजैक्शन होना चाहिए इस प्रोसेस का। तो सागरमाला प्रोजेक्ट का आप एक सिंपल सा व्यू आपने देखा, और चूंकि ये सब हमारी कोस्ट लाइन पर डिपेंड है, यानी समुद्री तट रेखा पर निर्भर करता है, तो जरा हम अपने देश की थोड़ा समुद्री तट रेखा का भी एक बार रिविजिट कर लें। आपको सब पता ही है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऐसे ये हमारे देश का वो पार्ट है जो समुद्र के टच में है। ठीक, ऐसे अपर पार्ट लैंड लॉक्ड है, उसकी हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, जस्ट इसको देख रहे हैं। तो गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र राज्य है, फिर गोवा छोटा सा राज्य है, फिर कर्नाटक राज्य है, फिर केरल राज्य है, फिर इधर तमिलनाडु राज्य है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये मेजर स्टेट्स हैं जो कि नेचुरली समुद्र के टच में है, इनके पास लॉन्ग कोस्ट लाइन है। ठीक है, भारत के जो ये मेन लैंड है भारत की, उसके इस ओर को कारोमंडल और इस कोस्ट लाइन को मलाबार कोस्ट लाइन बोलते हैं, आप सब जानते हैं। भारत में कोस्ट लाइन की लंबाई लगभग इतने किलोमीटर है, जिसमें इस जो भारत की जो मेन लैंड है ये, इसमें कोस्ट लाइन यानी समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान और निकोबार आइलैंड, ढेर सारे आइलैंड हैं। अगर उनकी टोटल कोस्ट लाइन जोड़ दी जाए तो टोटल इतना है, यानी आइलैंड्स की जो टोटल जो कोस्ट लाइन की लेंथ है वो
लगभग इतने किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गई कोस्ट लाइन की लंबाई। बहुत बड़ी कोस्ट लाइन भारत को प्राप्त है, तो जाहिर सी बात है कि हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन गुजरात की है इस देश में। ठीक है, अब हम थोड़ा गुजरात से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आगे की चीज़ें। देखो, उसके पहले यहाँ पर मैं थोड़ा एक और चीज़ डालता हूँ। ये अगर श्रीलंका है तो इधर मन्नार की बे है, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, बे ऑफ मन्नार, और इधर पाक स्ट्रेट है जिसको पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं। बीच में ये राम सेतु या एडम ब्रिज, जिसको भारत में मशहूर है कि वो राम सेतु है, ऐसा ये राम सेतु है। ये पाक स्ट्रेट है और इधर बे ऑफ मन्नार है, यानी मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य। लिख देता हूं इधर। ये जो श्रीलंका और भारत के जो इस सेतु के इस ओर का एरिया है उसको बोलते हैं बे ऑफ मन्नार, और ये जो एरिया है उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट और पाक जल डमरू मध्य हिंदी में। ठीक है, शुरू करते हैं। गुजरात से देखते हैं। गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है। यहाँ पर दो बे हैं, या गल्फ कह सकते हो, गल्फ भी बोलते हैं, खाड़ी को गल्फ भी बोलते हैं। तो एक ये गल्फ है, ये अरब सागर का पानी यहाँ गुजरात में इधर घुसता है, तो यहाँ पर बंदरगाहों का निर्माण हुआ है। इसको बोलते हैं बे ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ कच्छ, कुछ भी कह लो, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। और अरब सागर का कुछ पानी यहाँ इधर भी घुसा हुआ है, और ये जो खाड़ी है उसको बोलते हैं बे ऑफ कैम्बे, बे ऑफ कैम्बे या खंभात की खाड़ी। बे ऑफ कैम्बे बोलते हैं, और गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे बोलते हैं। चलो बे ऑफ कैम्बे से। गल्फ ऑफ कच्छ में कांदला, कांदला मतलब ना, कांदला पोर्ट है, बहुत बड़ा पोर्ट है, और मुंद्रा पोर्ट है। गुजरात में दो बहुत बड़े पोर्ट हैं, कांदला पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट। दोनों गुजरात की लाइफ लाइन है, धड़कते हुए दिल। पूरे गुजरात का ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट इन्हीं दोनों पोर्ट से होता है, जिससे इस राज्य की इकोनॉमी काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, मतलब एडवांस इकोनॉमी के टर्म पर अगर देखो आप, तो उत्तर प्रदेश की टोटल जीडीपी जो है गुजरात से ज़्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जीडीपी इंडस्ट्रियल जीडीपी में नहीं आती है। गुजरात की जीडीपी इंडस्ट्रियल जीडीपी पर बेस्ड है, मतलब उसको आगे बढ़ना है, वो एडवांस स्टेट कंडीशन में आता है। अच्छा, जानते हो तुम कि आप लोग की ये जो तट लाइन है ना इतनी बड़ी, ये यहां से यहां तक, इस शोर लाइन के, ये कोस्ट लाइन कह लो, इससे केवल 50 किलोमीटर का जो ये, अगर आप ऐसे 50 किलोमीटर का एक ऐसे बनाएं अंदर की ओर ये एरिया, केवल 50 किलोमीटर के अंदर का एरिया कोस्ट लाइन से, इसमें देश की 25 करोड़ आबादी रहती है। देश के 3 मेट्रो सिटीज हैं बड़े वाले
कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। उसके अलावा ढेर सारे बहुत बड़े बड़े शहर और भी हैं जहाँ पर हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जैसे वाइजैग, मैंगलोर कर्नाटक में, वाइजैग आंध्र प्रदेश में, ये सब और भी कई शहर, तूतीकोरिन, ठीक है, त्रिवेंद्रम। मतलब इस इतने केवल एरिया में, समुद्र के किनारे को इतनी सिंगल 50 किलोमीटर वाइड पट्टी में इतनी आबादी रहती है, बड़े बड़े शहर हैं, बहुत बड़ी बड़े प्लांट्स हैं, यानी फैक्ट्रीज हैं, स्टील की, सीमेंट की और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ढेर सारे, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर सी है, जो कि प्लांट्स या फैक्ट्री को कूलिंग करने के लिए नामरस वाटर देता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट, विदेशों से ट्रांसपोर्ट यानी संपर्क, कच्चा माल मंगाना, माल बना के बेचना बहुत ईजी है। तो यहाँ पर इतने लोग जो रहते हैं ना समुद्र के कोस्टल एरिया में, ये इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्पर है, यानी कह लो कि संपन्न जनता यहाँ पर रहती है देश की। इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत हाई है, हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं, और एजुकेटेड सिर्फ लिटरेसी में ही नहीं, उनकी क्वालिटी भी बहुत उच्च है। जो यहाँ इस एरिया में जो एजुकेशन क्वालिटी है लोगों की, थोड़ा हाई क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि उनके पास आर्थिक संपन्नता है, दे कैन अफोर्ड गुड एजुकेशन। आज के युग में अच्छी एजुकेशन पाने के लिए आपके पास एफोर्ड करने की क्षमता भी तो चाहिए। तो हालांकि हमेशा ये बात लागू नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये बात लागू है। तो अगर इस कोस्टलाइन में रहने वाले व्यक्ति इतना हाईली डेवलप्ड हैं, तो क्यों ना इसकी इकोनॉमी को पूरे देश में फैलाया जाए। तो भारत सरकार का यही अम्ब्रेला प्रोग्राम है सागरमाला प्रोजेक्ट। समझ में आया? और अगर हम इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें इसकी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी करनी होगी। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे, इसकी भी हम पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे डीपली। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। तो गुजरात की जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े मेजर पोर्ट हैं। मेजर पोर्ट गुजरात के कौन कौन से हैं? एक कांदला है और दूसरा मुंद्रा है। मुंद्रा, यहां पे देखो, ये जो खंबात की खाड़ी है, यानी जो बे ऑफ कैम्बे है। अच्छा, आपको एक चीज पता है, ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है ना, गल्फ ऑफ कच्छ है, ये बहुत बड़ा इकोलॉजिकल सेंटर भी है। ये बहुत बड़ा इकोलॉजिकल हब भी है। यहाँ कोरल रीफ्स पाई जाती हैं, कोरल रीफ्स, फ्रैगाइल कोरल रीफ्स। तो इससे गल्फ का एक अलग पहचान है, गल्फ ऑफ कच्छ का। और गल्फ ऑफ कच्छ टोटल जो खाड़ी है ना, ये टोटल जो खाड़ी है गल्फ ऑफ कच्छ की, इसको मैरीन नेशनल पार्क का दर्जा हासिल है। मैरीन नेशनल पार्क बिकॉज देयर आर, यहाँ पर बहुत, मतलब देयर आर वेरी बिग नंबर्स ऑफ द वेटलैंड्स, बहुत ज़्यादा वेटलैंड्स हैं। और यहाँ पर कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। कोरल रीफ की चर्चा भी हम ढंग से करेंगे, आपको बताते हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लेना कि हम लोग कोरल रीफ की भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा बढ़ते हैं। ये जो खंबात की खाड़ी है ना, ये बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है?
क्योंकि जो खंबात की खाड़ी है इसमें 4 बहुत बड़ी बड़ी नदियां आती हैं। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती रिवर, माही नदी और साबरमती रिवर, साबरमती रिवर। ये चारों नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इतना ज्यादा जो ये मीठा जल इस खाड़ी में गिरकर नमकीन होता है, क्यों ना इसको हम लोग रिजर्व करें और इस पूरे एरिया में पानी पीने की समस्या भी दूर हो जाए। क्योंकि ये एरिया यहाँ तो पूरा वेस्टर्न घाट्स हैं, यानी ग्राउंड वाटर से तो पानी निकालना बहुत हार्ड है, और ये भी कच्छ भी काफ़ी सूखा रहता है, रन ऑफ कच्छ एरिया ऐसा। तो क्यों ना कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर बनाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसकी चौड़ाई जहाँ पर 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर चौड़ाई, एक 30 किलोमीटर वाइड मतलब 30 किलोमीटर चौड़ा एक डैम बनाया जा रहा है जिसका नाम कलपारस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पर करीब 6 या 8 लेन हाईवे भी रहेगा, जिससे यहाँ से चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा लोगों को गुजरात जाने के लिए। अगर कोई मुंबई या गोवा से जाए तो उसको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, वो सीधा यहीं से कट होकर डायरेक्ट कनेक्टिविटी पाकर यहाँ तक पहुँच जाए पोर्ट पर। तो इससे इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। और साथ में अहमदाबाद से मुंबई का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल ही रहा है, उस पर कार्य चल ही रहा है। तो ये पूरा क्लस्टर ना एक इकोनॉमिक हब बन जाएगा। इसका फायदा इस रीजन को तो मिलेगा ही, देश को भी मिलेगा। ज़्यादा रोजगार पैदा होंगे, एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा। तो जो 30 किलोमीटर जो चौड़ा ये जो डैम बनेगा, ये डैम बनने के बाद क्या होगा कि खारा पानी इधर रह जाएगा और ये मीठा पानी जो चारों नदियों का है इसमें गिरेगा। तो ये एक झील बनेगी, मैन मेड लेक, और ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मैन मेड लेक होगी। इसमें इतना पानी रहेगा कि वो सबकी प्यास बुझाएगी। इस पूरे रीजन की 4 नदियों का मीठा पानी लगातार सप्लाई हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए, अगर ये पूरा बन जाएगा तब। चलो, यहाँ के 2 पोर्टों के बारे में हमने जानकारी ली। अब हम आते हैं महाराष्ट्र एरिया में। महाराष्ट्र में 2 बड़े बड़े पोर्ट हैं। एक का नाम है मुंबई पोर्ट, जो कि मुंबई में है, और एक का नाम है JNPT पोर्ट, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि नवी मुंबई शहर जो है, नया शहर है, जस्ट मुंबई के पास, न्यू बॉम्बे। तो उसमें उसके मुहाने पर यह स्थित है मुंबई पोर्ट। ये दोनों बहुत बड़े पोर्ट हैं। JNPT मतलब ये स्टील इंडस्ट्री जो आसपास हैं, जैसे जिंदल स्टील प्लांट, इन सबको सपोर्ट करती है। यहाँ से माल पूरे विश्व में ले जाते हैं, यहाँ का फिनिश्ड माल पूरे विश्व में ले जाते हैं। और मुंबई पोर्ट भी बहुत बड़ा पोर्ट है, जो मुंबई की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। सो व्हाई द मुंबई इज कॉल्ड ए फाइनेंशियल सिटी? बिकॉज इसके पास 2 बहुत अच्छे हार्बर पोर्ट हैं। और बाकी मुंबई में ट्रांसपोर्ट लोकल का बहुत हाईली डेवलप्ड है, जो कि इंडियन रेलवे का है। वेरी हाईली डेवलप्ड, वेरी इफिशियंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमेशा से किसी रीजन की किस्मत बदल देता है, ये बात हमेशा याद रखिए। तो देश की किस्मत बदलेगी इस चीज़ से कि हमारा
जो ये मैरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी जो ब्लू इकोनॉमी है, वो कितनी बूस्ट होगी। अब हम थोड़ा गोवा राज्य में आते हैं। छोटा सा राज्य गोवा है, जहां का एक बहुत बड़ा मेजर पोर्ट है, उसका नाम है मरमुगाओ पोर्ट। मरमुगाओ पोर्ट। गोवा का आयरन ओर बहुत हाई क्वालिटी का है, यानी लौ अयस्क यहाँ जो पाया जाता है बहुत हाई क्वालिटी का है। तो यहाँ से लौ अयस्क कोस्ट के किनारे किनारे मौजूद बहुत सारे स्टील प्लांट्स जो हैं, जो स्टील प्लांट्स हैं पोर्ट के, जो इंडियन कोस्ट लैंड के किनारे किनारे, यहाँ से और समुद्री रास्तों से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो मरमुगाओ पोर्ट जो है वो गोवा की इकोनॉमी को बहुत हाईली कंट्रीब्यूट करता है। बाकी गोवा टूरिज्म सेंटर है, आप सब लोग जानते हैं। कर्नाटक। कर्नाटक में भी बेल्लारी स्टील प्लांट्स जैसे बहुत से स्टील प्लांट हैं, और माइनिंग कर्नाटक में भी बहुत ज़्यादा होती है। और इन चीज़ों को और पूरी इंडस्ट्री पूरे कर्नाटक को सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पर दो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं, मेगा पोर्ट हैं, जिसमें एक का नाम है मैंगलोर पोर्ट और दूसरे का नाम है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट अभी डेवलप किया जा रहा है, वे भी एक बड़ा पोर्ट होगा, मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट बंदरगाह। केरला की बात करें तो केरला बहुत हाईली एजुकेटेड स्टेट है। यहाँ पर स्किल्ड पीपुल पाए जाते हैं, जो पूरे विश्व में अपनी चिकित्सा सेवाओं के लिए भी यहाँ की महिलाएं जानी जाती हैं। मेडिकल क्षेत्र में बहुत आगे है गोवा, तो ये पूरे विश्व में इनका नाम है। यहाँ के लोग फॉरेन में बहुत सेवाएं देते हैं, तो प्राउड करने का सब्जेक्ट है कि गोवा बहुत एजुकेटेड स्टेट है। इस गोवा में भी एक बहुत बड़ा पोर्ट है जिसको कोच्चि पोर्ट बोलते हैं, कोच्चि पोर्ट, ठीक है, जो कि ये भी एक मेजर पोर्ट है। मेजर पोर्ट जो देश के जो मेजर जो 12 पोर्ट हैं उनमें ये शामिल है, कोच्चि पोर्ट गोवा में। अब हम तमिलनाडु में आते हैं। तमिलनाडु जो है, ये स्टेट तमिलनाडु है, यहाँ पर बड़े बड़े कई पोर्ट हैं, जिनमें एक पोर्ट है चेन्नई पोर्ट, जो कि चेन्नई सिटी में है, चेन्नई पोर्ट। दूसरा है एकदम साउदर्न पॉइंट पर तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट, आपको पता है तूतीकोरिन दक्षिणी पॉइंट पर स्थित एक टाउन था, फिर यहाँ बंदरगाह बना। पोर्ट होने से इतना ट्रेड बढ़ा, इतना ट्रेड हुआ, मतलब व्यापार हुआ कि यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ का जीवन स्तर लोगों का इतना उच्च हो गया कि धीरे धीरे अब हालत ये है कि चेन्नई के बाद अगर पूरे तमिलनाडु में किसी जगह का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक अगर हाई है तो वो तूतीकोरिन का है। तो आप समझ रहे हैं कि मैरीन इकोनॉमी किसी वरदान से कम नहीं है। तो मैरीन इकोनॉमी का जो लाभ है पूरे देश को मिले तो पूरे देश में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी दोनों आएंगे। और तीसरा, चेन्नई का जो पोर्ट है, ये तमिलनाडु का जो पोर्ट है उसका नाम है कामराजम पोर्ट। ये 3 बहुत बड़े मेजर पोर्ट हैं। चेन्नई तो, या आप ओवरऑल अगर तमिलनाडु की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फाइनेंस, इन दोनों का तो हब है। साथ में ये आईटी इंडस्ट्री को भी आईटी इंडस्ट्री का भी हब बनता जा रहा है। तो ये सब पोर्ट डेवलप्ड पोर्ट के और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चलते हुआ। फिर हम आते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में वाइजैग बंदरगाह है, जो कि वहाँ की वाइजैग में बहुत इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर
बहुत इंडस्ट्रीज हैं, स्टील मतलब स्टील प्लांट्स हैं। तो पूरी लिस्ट, पूरी जो सीरीज ऑफ द इंडस्ट्रीज है जो कोस्ट लाइन के पास है, उसको ये वाइजैक पोर्ट सपोर्ट करता है। तो ये यहाँ की एक तरह से लाइफ लाइन है। उड़ीसा में, इसके बाद हम आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में बहुत बड़ा एक मेजर पोर्ट है, उसका नाम है पारादीप पोर्ट। ये यहाँ का मेजर पोर्ट है और भारत का भी मेजर पोर्ट है। भारत के टॉप मेजर पोर्ट में ये शामिल है। पारादीप पोर्ट के चलते ही उसी पारादीप में साउथ कोरिया की बहुत बड़ी स्टील कंपनी पोस्को ने अपना प्लांट लगाया है, जिसकी क्षमता करीब 10 मिलियन टन स्टील की है पर एनम। पोर्ट इंडस्ट्री लगने से क्या होता है, प्लांट लगने से क्या होता है कि वो एरिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि प्लांट के एक बहुत बड़े प्लांट के चलते, एक बहुत बड़े मेगा प्लांट के चलते आसपास के जो एरिया है वहाँ पर उस मेगा प्लांट को सपोर्ट करने वाली लघु उद्योग ढेर सारे आ जाते हैं। तो जितने लोग उस प्लांट में एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, उससे 10 गुना लोग बाहर रोजगार पाते हैं उसके आसपास, उस प्लांट के चलते। और फिर कोलकाता एयरपोर्ट आता है जो कि पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता पोर्ट जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता पोर्ट है, ये पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों की इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। कोलकाता पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट है और इतने राज्यों को ये सपोर्ट करता है। अगर डायरेक्ट लिंक किसी तरह और ज़्यादा इजी लिंक, कम कॉस्ट वाला ट्रांसपोर्ट लिंक अगर इन राज्यों से कोलकाता को हो जाए या पाराद्वीप को मिल जाए, पाराद्वीप तक हो जाए, तो यकीन मानिए इन लैंड लॉक्ड स्टेट्स की किस्मत बदल जाएगी, यहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। तो हर राज्यों को पोर्ट्स की या ब्लू इकोनॉमी का फायदा मिले, इसीलिए भारत सरकार ने शुरू किया है सागर। यहाँ पर देखिए साउथ में, यहाँ पे एकदम लंका के पास, श्रीलंका के पास, ये गल्फ ऑफ मन्नार है और ये पाक स्ट्रेट है। ये दोनों खाड़ियाँ हैं, उनके बीच में ये एक बैरियर रीफ है जिसे राम सेतु बोलते हैं। अभी क्या है कि पूरे ईस्ट एशिया में, यानी अगर आप ईस्ट एशियन कंट्री की बात करें, जिनको आसियान कंट्री है, अगर आपको यहाँ से सामान भेजना है जापान तक, तो यहाँ के लिए तो समुद्र ओपन है कोरोमंडल कोस्ट के लिए, यानी तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से तो सीधा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन जो वेस्टर्न कोस्ट पर जो है, यानी मलाबार कोस्ट पर जो पोर्ट है, यहाँ से जो माल एक्सपोर्ट होता है या आता है, उसको पूरा ये श्रीलंका का नीचे से चक्कर लगा के जाना पड़ता है। तो एक प्लान है, उसको सेतु समुद्रम परियोजना बोलते हैं। उस प्रोजेक्ट के चलते कोशिश की जा रही है कि इस गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, इन दोनों को यहाँ से जोड़ दिया जाए। कैनाल, एक गहरी कैनाल बनाई जाए और जोड़ दिया जाए, जिससे सारा ट्रांसपोर्ट ऐसे चला जाए। बस दिक्कत यह है कि गल्फ ऑफ मन्नार हॉट स्पॉट है, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट। बायोलॉजिकल, ये गल्फ ऑफ जो मन्नार है ना, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ इतनी ज़्यादा जैव विविधता है, इतने ज़्यादा जीव जंतु और समुद्री वनस्पति पाई जाती है कि अगर उस पर खतरा आता है तो इस देश को एक परमानेंट सेटबैक मतलब होगा, एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उस इन्वायरमेंटल इशूज कुछ हैं, अगर वो सॉल्व हो जाएंगे या अच्छे से डेवलपमेंट किया जाएगा। देखो, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों पैरेलल इश्यूज हैं, दोनों में एक स्टडी करके
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है कि इन्वायरमेंट भी लॉस ज़्यादा ना हो और डेवलपमेंट भी ना रुके, क्योंकि एक को लेकर चलना इम्पॉसिबल है। अगर इन्वायरमेंट को फुली प्रोटेक्ट करेंगे तो डेवलपमेंट पर भी असर आता है, डेवलपमेंट को अगर फुली प्रोटेक्ट करेंगे तो इन्वायरमेंट खराब होता है। तो हमें इन्वायरमेंट स्टडी करनी पड़ती है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी, EIA बोलते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट यानी कि नया प्रोजेक्ट, तो हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी इन्वायरमेंट पर क्या असर होगा उस प्रोजेक्ट का, इसका असेसमेंट करते हैं और बैलेंस वे में डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये तो रहा हमारा एक सिंपल रोड मैप। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने कुछ पोर्ट्स के बारे में जाना, क्यों इम्पोर्टेंट है ब्लू इकोनॉमी, और उसको अन्य राज्यों से ये सागरमाला प्रोजेक्ट से जोड़कर हमको क्या बेनिफिट होने वाला है, ये सब जाना। अब हम देखेंगे कि इस सागरमाला को प्रोजेक्ट को अगर सफल होना है तो नेशनल वाटरवेज कैसा उसमें अपना योगदान देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आपको हमारा नमस्कार।